इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शिमो कल्टीवेशन से बाहर आते साथ ही उसे पता चला कि यहाँ पर कोई आने वाला है, इसलिए वो फटाफट से एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। दरअसल वहाँ पर ब्लैक डीमन सेक के कपड़े पहनकर एक बंदा पहुँच चुका था, मगर ये कोई इंसान ना होकर बारबेरियन है और शिमो उसे क्लियरली देख नहीं पा रहा था। उसे तो ये लगा कि ये बंदा शायद ब्लैक डीमन सेक्ट से ही बिलोंग करता है। इधर वो बारबेरियन कहने लगा कि अच्छा तो तुम यहाँ पर छुपे हुए थे, और फिर उसने फटाफट से अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया। दरअसल ये बारबेरियन एक स्नेक से बात कर रहा था और जैसे उस स्नेक ने उस पर अटैक किया वो बंदा उसे दबोच लेता है और अब उस बंदे ने बड़ी ब्रूटल तरीके से उस सांप को खाना शुरू किया। इधर शिमो तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं ब्लैक डीमन सेक्ट में कई दिनों से रहता आ रहा हूँ, लेकिन ऐसे भयानक बंदे को मैंने आज तक नहीं देखा। इसने तो एक जिंदा सांप को ही कच्चा निगल लिया। पता नहीं ऐसे अजीब से लोग ब्लैक डीमन सेक्ट में कहां से आ गए। इधर उस बारबेरियन ने उस सांप को पूरी तरह से चट कर दिया, जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है, यानी कि उसने शिमो को देखा ही नहीं था। हालांकि वो वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ का खाना काफी ज्यादा डिलीशियस है। इधर शिमो सोचने लगा कि ब्लैक डीमन सेक्ट में थोड़ी देर पहले ही एक बेल को बजाया गया था जो कि इमरजेंसी की सूचना देती है। कहीं ये मैटर इस बंदे से रिलेटेड तो नहीं है? क्या मैंने इस बंदे को फॉलो करना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आफ्टर ऑल मैं रैंकिंग सी वाला डिसाइपल हूँ, यहाँ तो मेरे ही जान के लाले पड़े हैं, तो भला मैं दूसरों के मसलों में इंटरफेयर क्यों करूँगा। और फिर शिमो यहाँ से फटाफट से अपने सेक्ट की तरफ निकल पड़ा। अगले ही दिन वो अपने लिए एक वेपन खरीदने पहुँच जाता है। जिन शाओजी ने लास्ट नाइट उस पर जो हमला किया था उसमें शिमो की तलवार ब्रेक हो गई थी, तो अब उसे एक पावरफुल वेपन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए शिमो वेपन खरीदने के लिए एक स्टॉल पर पहुँच गया। वो बंदा कह रहा था कि असली माल तो हम टेबल के नीचे छुपा के रखते हैं, अब मैं तुम्हें ऐसी तलवारें दिखाऊंगा जिन्हें देखते साथ ही तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। बल ये है आयरन सोड, इसे डीप सी के आयरन से फोर्ज किया गया था। ये तो किसी खूबसूरत लड़की जैसी स्लिम और स्ट्रेट है। अगर तुमने इसे उठाया तो तुम्हें ऐसा लगेगा भी नहीं कि तुम्हारे हाथ में कोई वेपन है। इसे जानबूझकर लाइट वेट बनाया गया था ताकि तलवारबाज को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। मगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम्हारे पास तो किसी गॉड जैसी पावर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये तलवार तुम्हारे हाथ में ज्यादा दिनों तक टिक पाएगी। वेल शिमो ने नोटिस किया कि ये बंदा बिल्कुल लड़कियों जैसी बात करता है, साथ ही उसकी हरकतें भी काफी ज्यादा नजाकत भरी थी। और अब उस बंदे ने शिमो के सामने एक और तलवार को पेश किया जिसे रेड कॉपर जैसे स्पेशल मटेरियल से बनाया गया था। और बंदा बता रहा था कि ये तलवार काफी ज्यादा थिक और ब्रॉड है। ये ऐसी एब्सोल्यूट पावर को रेडिएट करती है कि जिसे देखते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे जैसे वॉरियर के हाथ में ऐसी ही तलवार शोभा देगी। मगर शिमो को तो ये तलवार भी कुछ खास पसंद नहीं आई थी, तो बंदा उससे कहता है कि मेरे पास एक और बहुत ही स्पेशल तलवार है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तुम्हें पसंद आएगी। तुम दोनों एक साथ ऐसे लगोगे मानो हेवन ने खुद ही तुम्हारी जोड़ी बनाई हो। मगर वो बंदा तो उस तलवार को बिल्कुल उठा नहीं पा रहा था, इसलिए वो इरिटेट होकर शिमो से कहने लगा कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मेरी नाजुक कलाइयाँ इस तलवार को उठा नहीं सकती। एटलीस्ट तुमने एक मर्द जैसे यहाँ आकर मेरा हाथ बटाना चाहिए। शिमो को तो इसकी बातें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी और फाइनली वो तलवार शिमो के सामने पेश की जाती है। वो बंदा उसे बता रहा था कि इस तलवार के अंदर बहुत ही टेरिफाइंग अनटेम पावर है। ये तलवार इतनी ज्यादा वाइल्ड है कि इसका मास्टर बनने के लिए भी तुम्हें काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। इनफैक्ट शिमो भी इस तलवार को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो बंदा उसे बताने लगा कि दरअसल हेवन से एक मेटेरॉइड गिरा था और उसी के मटेरियल से सोड को फोर्ज किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसका मास्टर बस एक टैलेंटेड जीनियस ही बन सकता। तुमसे पहला भी न जाने कितने ही सारे लोगों ने इसे परचेस करने की कोशिश की थी, लेकिन इस तलवार ने बिल्कुल भी उन्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं किया। जब इसे पहली बार बनाया था उस वक्त ये तलवार काफी ज्यादा हल्की थी, मगर तभी से इसके अंदर कुछ बदलाव होने लगे। जितनी पुरानी ये होती गई उतना ही इसका वजन बढ़ता गया। अब तो ये इतनी ज्यादा वजनदार है कि आम कल्टीवेटर बिल्कुल इसे उठा नहीं सकते। 2 महीने पहले इसका वजन था 200 किलो और अभी 500 किलो की बन चुकी है। शिमो तो इस तलवार को देखकर ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कहता है कि शायद इसी वजह से कोई इस तलवार को परचेस नहीं कर पाया।
जिस पर वो बंदा कह रहा था ना, मेरे ख्याल से ये तलवार तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओगे और इसे अपना बनाओगे। तो शिमू उस बंदे से कहता है कि अगर ये तलवार वाकई इतनी पावरफुल है तो मैं जरूर से इसे परचेस करूंगा, लेकिन सबसे पहला मैं इसकी एबिलिटीज को चेक करना चाहता हूँ। तो शिमू के सामने एक मीटियोर पेश किया जाता है। इधर शिमू ने अपनी पावर्स को उस ब्लेड के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया। उसकी एनर्जी चैनल होते साथ ही वो तलवार काफी तेजी के साथ ग्लो करने लगी और अब शिमू ने बड़े ही कूल अंदाज में उस मीटियोर पर अपना एक स्लैश रिलीज कर दिया। ये स्लैश इतना ज्यादा शार्प था कि उसने एक ही सेकंड के अंदर उस मीटियोराइट को 2 हिस्सों में बांट दिया था। ये सब देखकर उस शॉपकीपर के साथ साथ कई सारे लोग भी हैरान हो गए। शिमू ने उस तलवार का यूज किया था जिसे ये लोग उठा भी नहीं सकते। शिमू कह रहा था कि ये ब्लेड मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, बताओ तुम्हारी क्या कीमत है। तो बंदा जो कि अभी तक औरतों जैसी आवाज में बातें कर रहा था, वो अचानक से मर्दों वाली बुलंद आवाज में कहने लगा कि इसकी कीमत है 10 लाख टेल्स, कीमत अदा करो और ये तलवार तुम्हारी हो गई। जिस पर शिमू कह रहा था ना, इतनी कीमत तो मेरे पास है ही नहीं, मैं तुम्हें 5 लाख टेल्स दे सकता हूँ। जो सुनते साथ ही वो बंदा दोबारा से औरतों जैसी बातें करते हुए शिमू के पास पहुँच गया। वो शिमू से कहने लगा कि प्लीज ऐसा ना करो, देखो जब इस सोड को फोर्ज किया जा रहा था तब मैंने इसमें कई सारे रेयर मटेरियल्स का यूज किया है, अगर तुम सिर्फ 5 लाख दोगी तो मेरा इसमें घाटा हो जाएगा। जिस पर शिमू कह रहा था कि ना, 5 लाख ही मेरा फाइनल ऑफर है। दरअसल शिमू के पास पूरे 5 लाख भी मौजूद नहीं थे। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि कॉन्टेस्ट को जीतकर मुझे काफी अच्छा रिवॉर्ड मिला था, साथ ही मैंने काफी सारे मिशंस भी पूरे किए थे, तो उसके भी मैंने कुछ टेल्स जमा किए हैं और बाकी बचे हुए पैसों के बदले में इसके साथ फायरबॉल टैलिस्मान की ट्रेड कर सकता हूँ। इधर वो बंदा रोते हुए कहने लगा कि तुम तो बड़े ही संगदिल निकले, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह से मेरा दिल तोड़ दोगे। ठीक है चलो, 5 लाख में मैं तुम्हें ये तलवार देने के लिए तैयार हूँ। सच बताओ तो ये तलवार तुम्हें देखकर मुझे काफी ज्यादा सुकून मिल रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इसे काफी अच्छे से ट्रीट करोगे। और अब वो बंदा यहाँ पर शिमू के साथ फ्लर्ट करने ही वाला था, मगर शिमू ने फटाफट से उसे रोक लिया। वो उस बंदे से कहने लगा कि तुमने मुझे बताया था कि तुमने काफी रेयर मटेरियल्स का यूज करके इसे फोर्ज किया है, तो क्या तुमने उसी मटेरियल का यूज करके इस तलवार पर इन रूइंस को इनग्रेव किया था? तो बंदा बताने लगा, हाँ बिल्कुल, ये सोड काफी ज्यादा स्पेशल है और इसे स्पेशल बनाती है इस पर लगाई हुई रून्स। ऑर्डिनरी फ्लेम्स भी इस तलवार को पिघला नहीं सकती, यानी कि तुम्हारा काफी फायदे का सौदा हो गया। हमारे स्क्रिप्चर पवेलियन के मास्टर जिन के पास एक बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल बीस्ट है। उस लिजर्ड का पॉइजन इतना ज्यादा भयानक है कि वो मेटेराइट के आयन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता, मगर इस तलवार पर उस पॉइजन का कोई असर नहीं होगा। इनफैक्ट उस पॉइजन का इस्तेमाल करके तुम इस तलवार को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो शिमू स्क्रिप्चर पवेलियन के मास्टर जिन से मिलने पहुंच गया। उन्हें बताता है कि उसे लिजर्ड के पॉइजन की जरूरत है, तो मास्टर जिन भी उसे वो पॉइजन देने के लिए राजी हो गए। उससे कहते हैं, बच्चे पॉइजन तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। दरअसल मुझे स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाना था और वहाँ जाने में तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तुम्हारे पास काफी स्पेशल स्पिरिचुअल रूट है, जिसके चलते तुम्हें 5वीं लेवल का स्पेशल परसेप्शन हासिल हुआ। ऐसा विजन हमारे सेक्ट में किसी और बंदे के पास नहीं मिलेगा, तो सिर्फ तुम ही स्पिरिट वर्ल्ड के एंट्रेंस को मुझे ढूंढ कर दे सकते हो। वहाँ पर एंटर और एग्जिट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो शिमू उनसे कहने लगा कि मास्टर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या वो स्पिरिट वर्ल्ड काफी ज्यादा भयानक है? जिस पर मास्टर जिन बताने लगे कि हाँ बिल्कुल, स्पिरिट वर्ल्ड में कई सारे पावरफुल क्रीचर्स पाए जाते हैं, मगर तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मेरे साथ रहना। जब तक तुम मेरे क्लोज हो तब तक तुम्हें वहाँ पर कोई खतरा नहीं होने वाला। और हाँ एक बात और, वहाँ का स्पेशल रिफ्ट काफी ज्यादा पेचीदा है, तो अगर तुमने एक भी गलत जगह पर कदम रखा तो तुम्हारे सोल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और उतने में शिमू उनसे कहने लगा कि आपके पास एक बहुत ही पावरफुल लिजर्ड और पैरेट है, क्या आपने उन स्पिरिचुअल बीस्ट को स्पिरिट realm से ही हासिल किया था? तो मास्टर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम ही मैंने स्पिरिट realm से उन्हें कैप्चर किया था। तो शिमू काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उनसे पूछने लगा कि क्या मुझे भी उन स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ने का चांस मिलेगा? जिस पर मास्टर जिन कह रहे थे, हाँ क्यों नहीं, स्पिरिट realm में कई सारे बीस्ट मौजूद हैं, लेकिन तुम उन्हीं स्पिरिचुअल बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हो जो ताकत के मामले में तुमसे कमजोर हो, यानी कि जितने पावरफुल तुम रहोगे उतना ही पावरफुल बीस्ट तुम हासिल कर सकते। लेकिन अगर तुम्हारी फिलहाल की स्पिरिचुअल पावर को चेक किया जाए तो तुम स्पिरिट realm के छोटे मोटे कीड़ों के ही मास्टर बन सकते हो। जो सुनते साथ ही बेचारे शिमू का दिल टूट गया, उसे तो लगा था कि उसके पास भी कोई स्पिरिचुअल बीस्ट होगा। तो मास्टर जिन उससे कहते, बच्चे अपना दिल छोटा मत करो, आगे चलकर तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, तो उस वक्त तुम भी पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट के मास्टर बन सकते हो। अगर आज तुम मेरे साथ स्पिरिट realm में
आए तो बदले में मैं तुम्हें लिजर्ड का पॉइजन भी दूंगा और साथ ही साथ स्पिरिचुअल बीस्ट को टेम करने की टेक्निक भी सिखा दूंगा। मगर मैं तुम्हें अभी से आगाह करता हूँ, वहाँ जाना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। हो सकता है कि तुम जिंदा वापस ना आ पाओ। 10 में से 1% चांस है कि तुम सरवाइव कर जाओ। तो शिमो ने हिम्मत दिखाते हुए कहने लगा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। एक वॉरियर को अगर पावरफुल बनना है तो उसे न जाने कितनी ही बार लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को फेस करना पड़ता। उसकी बातें सुनकर ही मास्टर जिन तो काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते बच्चे, मुझे लगा ही था कि तुम बहादुर होंगे। और अब ये लोग ब्लैक डेमन सेक्ट के एक स्पेशल लोकेशन पर पहुंच गए। यहाँ पर मास्टर जिन ने शिमो को सोल बाइंडिंग आर्ट सिखाना शुरू कर दी, जो कि शिमो की बहादुरी के लिए इनाम था। यहाँ पर मास्टर जिन उसे बताने लगे कि अगर तुमने सोल बाइंडिंग आर्ट को अच्छे से मास्टर कर लिया तो तुम किसी भी कमजोर स्पिरिट क्रीचर पर अपने सोल मार्क को सेटअप कर सकते हो। तुम्हारा सोल मार्क उस स्पिरिट के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएगा और फिर जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तब तुम उस स्पिरिट क्रीचर को समन कर सकते हो। तुम उसके मास्टर होने की वजह से वो अपनी दुनिया छोड़कर हमारी दुनिया में पहुंच जाएगा। वेल, यहाँ पर शिमो अपना पूरा फोकस लगाकर सोल बाइंडिंग आर्ट को मास्टर कर रहा था और उतने में शिमो की बॉडी में काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी समाने लगी। मास्टर तो ये देखते साथ ही हैरान थे। वो कहते हैं कि तुमने तो बड़ी ही तेजी के साथ सोल बाइंडिंग आर्ट को मास्टर कर लिया। तुम्हारी जगह अगर कोई और डिसाइपल होता तो उसे और भी ज्यादा वक्त लगता, मगर तुम तो एक जीनियस हो और ये बात तुमने कई दफे साबित की है। खैर, अब हमने फटाफट से अपने काम को शुरू करना चाहिए। मैं यहाँ पर वॉइड स्टार फॉर्मेशन बनाने वाला हूँ, जो कि तुम्हें सीधे स्पिरिट realm से कनेक्ट करेगा। और इतना कहते साथ ही मास्टर जिन ने वहाँ पर अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वॉइड स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। शिमो तो उस फॉर्मेशन की स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। साथ ही मास्टर जिन उसकी तरफ एक टैलिस्मान पास करते हुए कहने लगे कि इसमें स्पिरिट realm के स्पेशल कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो इस टैलिस्मान का यूज करने के लिए तुम्हें अपने सेंसेस पर पूरी तरह से फोकस करना होगा। जिसके बाद मास्टर जिन की सोल अचानक से उनकी बॉडी से बाहर आ गई। वेल, ये सब शिमो को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और फिर शिमो को भी अपनी बॉडी में बड़ा ही अजीब सा फील होने लगा। बस थोड़ी देर में उसकी भी सोल मास्टर जिन जैसे ही बाहर आ गई थी। शिमो ने नोटिस किया कि उसकी सोल तो फेदर से भी ज्यादा हल्की है और वो अपनी सोल को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वेल, ये शिमो का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो उसे कंट्रोल गेन करने में थोड़ा सा वक्त लगा। उतने में ही मास्टर जिन उससे कहते हैं कि शिमो जल्दी से उस टैलिस्मान को यूज करके स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को चेक करो। तो शिमो फटाफट से अपनी एनर्जी को टैलिस्मान के साथ चैनल करते हुए वहाँ पर स्पिरिट realm का डोर ओपन कर देता है। मास्टर जिन उसे बता रहे थे कि ये पैसेज काफी ज्यादा भयानक है, इसलिए तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। साथ ही तुम ज्यादा पावरफुल नहीं बने तो ये स्पिरिट realm तुम्हें बाहर ढकेलने की कोशिश करेगी। अगर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा वहाँ पर दम घुट रहा है तो जल्दी से वापस आ जाना। अगर तुमने वहाँ पर खुद को जबरदस्ती रोक लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से बाहर आ जाना। और अब ये दोनों सीधे स्पिरिट realm की वॉइड में छलांग लगा देते हैं। शिमो ने देखा कि यहाँ पर तो हजारों जेली फिशेस मौजूद हैं, जिनका स्पेशल रिफ्ट में होना ही थोड़ा बहुत अजीब था। इधर मास्टर जिन खुश होते ही कहने लगे कि तुम्हारी वजह से हमें इतनी जल्दी स्पिरिट realm का एंट्रेंस मिल गया। बस अब हम जब तक वहाँ नहीं पहुँचते तुम्हें मेरे पास रहना है। वहीं पर शिमो काफी अमेज होकर उन जेली फिशेस को घूर रहा था और उतने में एक जेली फिश के अंदर उसे अपने बचपन के दोस्त नजर आए। वो दोनों भी शिमो को बड़े ही प्यार से अपनी तरफ बुलाने लगे। शिमो भी शाओयांग और शाओहाई को वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान था, इसलिए वो फटाफट से उनसे मिलने पहुँच जाता है। उन दोनों से पूछ रहा था कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दोनों बताते हैं कि भाई हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दरअसल हमारी मदर ने आज तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाया है। तो शिमो ने भी इमोशनल होकर उन दोनों के हाथ थाम लिए। वो दोनों बताते हैं कि देखो हमारे साथ कौन आया है। शिमो ने देखा कि ये तो उसकी मदर है, इसलिए वो इमोशनल होकर तुरंत ही अपनी माँ की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर तभी अचानक से ही शिमो को याद आया कि शाओयांग और शाओहाई को तो ब्रूटली मार दिया गया था, तो फिर वो दोनों दोबारा से जिंदा कैसे हो गए, ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर शिमो समझ जाता है कि ये तो बस एक इल्यूजन है। साथ ही वो उस लेडी से कह रहा था कि तुम मेरी मदर नहीं हो सकती, और उसके ऐसा कहते साथ ही वो लेडी वहाँ से डिसअपियर हो गई। साथ ही साथ वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। शिमो को यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डेथ एनर्जी महसूस होने लगी और फिर उसकी नजर पड़ी शाओयांग और शाओहाई पर, जो कि पूरी तरह से ईवल में बदल चुके थे। वो दोनों अपनी डिमोनिक आवाज में शिमो से कहने लगे कि तुम्हारी वजह से ही हमारी जिंदगी तबाह हो गई। वो बंदा तो तुम्हें मारने आया था, लेकिन तुम्हारी बजाय हमें ही कुर्बान किया गया और तुम अभी भी जिंदा हो। हमारे मौत की जिम्मेदार तुम हो, तो तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते। वहीं पर शिमो काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। उसे समझ नहीं आता कि वो इस इल्यूजन से बाहर कैसे जाए, इसलिए वो
खुद को बार बार याद दिलाने लगा कि ये तो बस एक इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं हो सकती। और जैसे ही शिमो ने ये सब बोला वो फटाफट से उस इल्यूजन से बाहर आ गया। शिमो ने देखा कि मास्टर जिन उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। वो उसे बताते हैं कि बच्चे, सोल डिवावर ने तो ऑलमोस्ट तुम्हें निगल ही लिया था। जिस पर शिमो कहने लगा कि मुझे तो लगा था कि ये सारी की सारी जेली फिशेस हैं। जिस पर मास्टर कह रही थी ना, ये जेली फिशेस नहीं बल्कि सोल डिवावर्स हैं। ये क्रीचर्स दूसरे स्पिरिट बींग्स की सोल को डिवावर करके ही खुद को जिंदा रखते आ रहे। अगर किसी का माइंड कमजोर हो तो सोल डिवावर कभी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। मुझे लगा था कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कमजोर होगी, मगर तुम तो अच्छे खासे पावरफुल निकले। उस इल्यूजन को तुमने तुरंत ही पहचान लिया। इनफैक्ट मेरी मदद करने से पहले ही तुम उस इल्यूजन को ब्रेक करके बाहर आ चुके थे। और अब मास्टर जिन ने शिमो को एक लोकेशन पर थ्रो किया। वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें कई सारे स्पिरिचुअल क्रीचर्स मिलेंगे, तो कोशिश करो कि उनमें से किसी कमजोर स्पिरिचुअल क्रीचर पर अपना सोल मार्क सेटअप करने की। तुम्हारे पास 15 मिनट का वक्त है। 15 मिनट्स पूरे होते साथ ही तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तो शिमो भी फटाफट से एक बैटल ग्राउंड पर पहुँच गया। उसने देखा कि यहाँ पर कई सारे स्पिरिट कॉर्प्सेस और स्पिरिचुअल बीस्ट के दरमियान जंग चल रही। साथ ही ये बीस्ट आपस में भी एक दूसरे पर हमले करने लगे। यहाँ पर वही सरवाइव करेगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो। सो अब शिमो भी फटाफट से उस बैटल ग्राउंड में उतर जाता है। उसे देखते साथ ही स्पिरिट कॉर्प्सेस की आर्मी सीधे शिमो पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। तो शिमो ने भी तुरंत ही अपने टैलिस्मान को बाहर निकाल लिया। साथ ही साथ उन स्पिरिट कॉर्प्सेस के अटैक को काउंटर करते हुए उन पर टैलिस्मान रिलीज कर देता है। वाले सारे के सारे फायरबॉल टैलिस्मान होने की वजह से उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लोजन्स करना शुरू कर दिए। और उसी वक्त एक स्पिरिट कॉर्प्स ने अपनी हेवी वेपन से शिमो पर अटैक करते हुए उसे काफी दूर पटक दिया। सो यहाँ पर शिमो अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था और वो देखता है कि स्पिरिट कॉर्प्सेस चारों ओर से उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहा था कि मैं इनकी चुंगल में बिल्कुल भी फंस नहीं सकता। और उतने में ही एक वॉरियर ने वहां आकर अपनी घोड़े की मदद से उस पर हमला कर दिया। और अब शिमो को घायल होता हुआ देखकर वो पूरी की पूरी आर्मी एक बार फिर से उसकी तरफ रवाना हो गई। शिमो कह रहा था कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, मुझे कुछ भी करके ब्रेक थ्रू करके यहाँ से बाहर जाना होगा। तो फटाफट से 2 एलिक्सर पिल्स को कंज्यूम करके अपनी पावर्स को बढ़ा चुका। साथ ही साथ यहाँ पर शिमो ने अपनी नई सोड का भी इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया। उसके ऐसा करते साथ ही उसकी बॉडी काफी ज्यादा ग्लो होने लगी। और अब अटैक करने की बारी शिमो की थी। उसने बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ जाकर उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे धमाके होने लगे। साथ ही साथ शिमो उस वॉरियर को भी खत्म कर देता है जिसने शिमो को घायल किया था। मगर वो चैन की सांस ले पाई इससे पहले स्पिरिचुअल बर्ड वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने अपनी बड़ी ही खतरनाक फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए कॉर्प्सेस पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर शिमो समय रहते साइड में हट चुका था। उस स्पिरिचुअल बीस्ट के अटैक इतने ज्यादा भयानक थे कि सारी की सारी बैटल फील्ड ही खाली हो गई। वहाँ पर बस अब उन स्पिरिट कॉर्प्सेस की लाशें पड़ी थी। और फिर अपना काम तमाम करते साथ ही वो स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ से रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ शिमो कह रहा था कि ये जगह तो वाकई काफी ज्यादा भयानक है। साथ ही उसकी सोल भी ग्लो करते हुए उसे बता रही थी कि अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, उसे जल्द से जल्द अपनी असली दुनिया में वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन शिमो कहता है कि मैं यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जा सकता, मुझे एक तो स्पिरिट क्रीचर ढूंढना ही पड़ेगा जिस पर मैं अपना सोल मार्क सेटअप करूंगा। और उतने में शिमो की नजर पड़ी एक स्पिरिट क्रीचर पर जो कि कई सारे स्केलेटन्स को साइड में हटाकर राइज हो गई थी। इसलिए शिमो उस पर अपना सोल मार्क सेटअप करने के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन उसी वक्त उसे मास्टर जिन की कही बातें याद आने लगी। उन्होंने शिमो को बताया था कि खुद को यहाँ पर जबरदस्ती मत रोकना, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम मारे जाओगे। लेकिन शिमो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, तो फटाफट से अपना एक ब्लड ड्रॉप लेकर उसके साथ सोल बाइंडिंग आर्ट परफॉर्म करने लगा। और फिर उसने बड़ी तेजी के साथ अपने सोल मार्क को ड्रॉ करते हुए स्पिरिट कॉर्प्स पर चिपका दिया। वो तो बस दुआ कर रहा था कि उसका ये रिचुअल काम आ जाए। मास्टर जिन ने उसे बताया था कि अगर तुमने किसी स्पिरिचुअल बीस्ट को अपने वश में कर लिया तो फिर वो हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदार रहेगा। अगर तुम्हारी जान खतरे में हो तो स्पिरिचुअल बीस्ट खुद होकर तुम्हारी हेल्प करेगा। और उतने में शिमो की सोल फटाफट से स्पिरिट रल्म से सीधे अपनी बॉडी में वापस आ गई। मास्टर जिन उससे कहने लगे कि ऐसा लगता है कि
तुमने किसी स्पिरिट क्रीचर पर अपना सोल मार्क सेटअप किया है। तो शिमो उन्हें बताने लगा कि हाँ, एक लोअर रैंकिंग वाली स्पिरिट कॉर्प्स पर मैंने अपना मार्क सेटअप किया था। जो सुनकर मास्टर जिन काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहने लगे कि एटलीस्ट तुम्हें इतना तो पता चल गया कि सोल मार्क को सेटअप कैसे करना है। सो अब हमारी डील के मुताबिक ये लिजर्ड का वेनम अब तुम्हारा हुआ। उसके साथ एक मैनुअल भी है जिसकी मदद से तुम अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर सकते हो। तो शिमो तुरंत ही उन तोहफों को एक्सेप्ट करते हुए मास्टर जिन का शुक्रिया अदा करने लगा। सो अब घर जाने के बाद शिमो ने एक रिचुअल को शुरू किया था। इसकी मदद से वो स्पिरिट रॉल्म के उस बंदी को अपनी दुनिया में समन कर सकता है। अब शिमो ने अपनी एनर्जी को उस फॉर्मेशन के साथ चैनल किया था, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होते हुए उस स्पिरिट कॉर्प्स उसमें से बाहर आ गई। शिमो को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका ये रिचुअल सक्सेसफुल हुआ। उसके बुलाने पर स्पिरिट कॉर्प्स यहाँ पर आ चुकी थी, इसलिए शिमो उससे बात करने की कोशिश करने लगा। वो कहता है कि क्या तुम मेरी भाषा समझ सकती हो, मगर वो कॉर्प्स उसे कोई जवाब नहीं देती। तो शिमो से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही है तो बस 2 कदम आगे बढ़ाओ। मगर उस कॉप से तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वो तो बस यहाँ से वहाँ गोते खाने लगी, जो देखकर ही बेचारे शिमो ने अपना सिर पकड़ लिया। वो कह रहा था कि ये बंदी तो ठीक से चल भी नहीं पा रही। अगर ये पावरफुल ना रही तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो अब उसके पावर्स को चेक करने के लिए शिमो उस कॉप से कहता है कि चलो यहाँ आकर मुझ पर हमला करो। जो सुनते साथ ही उस बंदी ने बड़े ही कुल अंदाज में शिमो पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। लेकिन ये पंच इतना ज्यादा हल्का था कि शिमो अपनी जगह से भी नहीं हिला। मायूस होते हुए कहने लगा कि तुम्हारे पास बॉडी टेम्परिंग के 8वें लेवल वाले बंदे जितनी पावर है, यानी कि तुम मेरे किसी काम नहीं आने वाली। अगर तुम गलती से जिन शाओची के हाथ लग गई फिर तो वो बंदी तुम्हें अपनी एक ही चमाट में खत्म कर देगी। खैर, मैं तुम्हें स्पिरिट कॉर्प्स तो नहीं बुला सकता, इसलिए आज के बाद तुम्हारा नाम होगा यान लियो। चलो अब तुम अपनी दुनिया में वापिस चली जाओ। कभी अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर से तुम्हें समन करूंगा। वेल, यान लियो से काफी ज्यादा घूर रही थी। ऐसा लगता है कि ये बंदी उससे कुछ छुपा रही हो। और अब शिमो ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यान लियो को स्पिरिट रेल्म में वापस पहुंचा दिया। वो कह रहा था कि मेरे काफी सारे पावरफुल दुश्मन हैं, इसलिए यान लियो मेरे बिल्कुल काम नहीं आने वाली। खैर, फिलहाल मैंने इन स्पिरिचुअल क्रीचर्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे अपनी इस नई सोड को स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट में बदलना होगा। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें स्पिरिट रेल्म का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर एक बहुत ही विशाल डेमोनिक आई थी। साथ ही वहाँ पर हम एक स्पिरिट कॉर्प्स को भी देख पाते हैं, जो कि एक हेवी सोड लेकर एज की तरफ आगे बढ़ने लगी। मेरे ख्याल से ये वही यान लियो है जिस पर शिमो ने अपना सोल मार्क सेटअप किया था। इधर बैटल ग्राउंड पर स्पिरिट कॉर्प्सेस की आर्मी दोबारा से इमर्ज हो गई। तो बंदी भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उसने हवा में छलांग लगा दी। और उसकी ये मूव इतनी ज्यादा भयानक थी कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदी काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।